हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आई क्लासेस। दोस्तों, आज है अक्टूबर 9 2021, सैटरडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए मैं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स यहाँ पे लेके आया हूँ। लेकिन जो बच्चे हमारी आज क्लास में पहली बार आए हैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल का जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो उसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस नंबर पर आप मैसेज करें, हम आपको यहाँ से लिंक सेंड कर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले पेज से। पहले पेज पे जो सबसे पहली न्यूज आती है वो आती है टाटा को लेके, क्योंकि जो एयर इंडिया थी उसको टेक ओवर कर लिया है अभी टाटा ने। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अंडर में थी कंपनी एयर इंडिया, अभी उसने उसके 100% शेयर्स टाटा को बेच दिए हैं। ठीक है, देखिए दो कंपनियां यहाँ पे लाइन में लगी हुई थी, एक थी स्पाइस जेट और दूसरी थी टाटा। स्पाइस जेट ने 15,100 करोड़ रुपए की जो है बिडिंग किया था। टाटा ने लगभग 18,000 करोड़ रुपए की यहाँ पे बिडिंग किया। तो यानी कि जो लोग आदमी बिडिंग ज़्यादा करता है तो डेफिनेटली उसको ही दे दिया जाता है। तो फाइनली इसको टाटा को वापस ये मिल गई है। देखिए, अगर आप टाटा के बारे में बात करो ना तो ये टाटा की एक्चुअली एयर इंडिया जो है वो टाटा ने ही बनाई थी। 1932 में की बात है जब इसको टाटा ने ही इसको बनाया था। बाद में सरकार ने इसको टेक ओवर कर लिया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखिए यहाँ पे कुछ हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है। 1932 में जे टाटा ने इसको बनाया था। 46 में जो है ये पब्लिक कंपनी बन गई थी। 1948 में गवर्नमेंट ने इसमें 49% शेयर खरीदा था, लेकिन 1953 में कंप्लीटली सरकारी कंपनी हो गई थी। 2007 में एयर इंडिया मर्ज हो गई थी इंडियन एयरलाइंस के साथ, लेकिन बाद में जब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन चढ़ गया, ये अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी तक भी नहीं दे पाए, तो सरकार ने 2012 में 30,000 करोड़ रुपए देके इसको बेल आउट किया। देखिए बेल आउट का मतलब क्या होता है, जब भी कोई कंपनी बहुत ज़्यादा डेट में चली जाती है, मतलब उसके बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, तो सरकार उसकी हेल्प कर देती है। लेकिन 30,000 करोड़ रुपए की हेल्प करने के बावजूद भी इसकी जो समस्या थी डेट वाली वो दूर नहीं हो पाई। फाइनली 2018 में सरकार ने डिसाइड किया कि इसको बेच दिया जाएगा। हालांकि ये बातचीत तो बहुत पहले से ही चल रही थी, इवन इसको बेचने की बात 2002 से ही चल रही थी जब आडवाणी जी की सरकार हुआ करती थी। बाद में कांग्रेस में भी बातचीत चली लेकिन हो नहीं पाया। 2018 में सरकार ने एक और कोशिश किया एयर इंडिया को बेचने का। उस समय एयर इंडिया के अंदर सरकार 76% शेयर बेचना चाहती थी, लेकिन किसी ने भी उसको नहीं खरीदा। उसके देखिए बहुत सारे रीजंस थे। पहली बात तो अभी भी 24% सरकार के पास ही रहता। मान लो अगर कोई खरीद भी लेता तो फिर भी 24% तो सरकार के पास ही रहता ना, इसलिए कोई भी कंपनी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। उनका कहना था कि देखो या तो भैया आप हमें पूरी तरह से दो ताकि हम इसको इंडिपेंडेंटली चला सकें, क्योंकि 25% आपके पास रहेगा तो बीच बीच में फिर आप हमें उंगली करते रहोगे, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। सरकार ने फाइनली इस बात को रियलाइज़ किया और 2022 में सरकार ने कहा कि हम 100% एयर इंडिया को देना चाहते हैं। जो भी इसको लेना चाहते हैं आप इसको आके ले लीजिए। तो अभी 2020 में इसके दो सबसे बड़े बीडर्स थे, एक स्पाइस जेट था और दूसरा एयर टाटा था। फाइनली टाटा के खाते में ये चली गई है और इसके साथ ही इंडिया का जो टोटल जो मार्केट शेयर है अभी वो 26.7% टाटा के हाथ में हो गया है। इंडिया में अभी भी जो बिगेस्ट मार्केट शेयर है वो इंडिगो के पास है। ठीक है, ये थोड़ी सी चीज़ आपको याद रखनी है। तो इतना ही है, इसके बारे में कोई ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की जैसा कि बताइए आपको आदत होती है, कोई एक टॉपिक बहुत न्यूज़ में होता है तो बहुत सारे आर्टिकल उसके ऊपर देते हैं। आज भी इस टाटा के टेक ओवर के ऊपर इंडियन एक्सप्रेस ने कम से कम 5 से 6 आर्टिकल दिए हुए हैं फालतू में, और हर जगह वही सेम रिपीटेड चीज़ें उन्होंने बोल रखी है। खैर वो बात अलग है। सेकंड जो आर्टिकल है यहाँ पे वो कहता है कि आरबीआई कीप सेम रेट्स फॉर 8th टाइम, हिंट्स एंड ऑफ ईज मनी। देखिए, अगर आपने इकोनॉमी के बेसिक से टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, अगर आपको इकोनॉमी की बेसिक सी नॉलेज है तो आपको ये पता होगा कि जो इंडिया के अंदर जो मनी सप्लाई होती है, यानी कि मनी को कंट्रोल करने की, यानी उसको रेगुलेट करने की जो पावर होती है वो आरबीआई के हाथ में होती है। आरबीआई के पास कई ऐसे टूल होते हैं जिसका यूज़ करके वो मार्केट में सप्लाई को कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, है ना, और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, अभी तक क्योंकि कोविड के समय में कंट्री में डिमांड नहीं थी, इसी वजह से आरबीआई ने इजी मनी पॉलिसी को फॉलो किया हुआ था। मतलब मार्केट में मनी की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि डिमांड कम हो रही थी तो आरबीआई ने ना मनी सप्लाई इजी कर दिया था ताकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाए। लेकिन फाइनली आरबीआई ने इजी मनी पॉलिसी को यहाँ पे बंद करने का हिंट
दे दिया है, यानी कि अभी मार्केट में मनी की सप्लाई कम होने वाली है, क्योंकि जब मार्केट में मनी की सप्लाई कम होती है तो मार्केट में इन्फ्लेशन कम हो जाता है, और जब मनी सप्लाई ज़्यादा होती है तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाता है। तो फाइनली आरबीआई इसको कम करना चाहती है, दैट इज़ वाई आरबीआई हैज़ टेकन दिस स्टेप टू एंड द ईज मनी। ठीक है, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन यही है। कुछ अगर डेटा आपको फिल इन करना है आप इस आर्टिकल को पढ़ के कर सकते हैं। चलिए आगे कहता है अहेड ऑफ LAC टॉक्स। LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। इंडिया और चाइना के बीच में LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये आपको याद रखना है, कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे। तवांग के अंदर जो है कुछ इश्यूज क्रिएट हो गए। अब ये तवांग क्या है, देखिए तवांग अरुणाचल के बीच में, अरुणाचल में एक डिस्ट्रिक्ट है तवांग, यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे आ जाता है आपका तिब्बत यानी कि चाइना, और ये आ जाता है इंडिया का पार्ट। हिस्टोरिकली अगर आप देखो ना, तवांग जो है वो तिब्बत का ही पार्ट हुआ करता था हिस्टोरिकली अगर आप बात करो। लेकिन ब्रिटिश समय में 1914 में एक शिमला अकॉर्ड हुआ था। उस शिमला अकॉर्ड के तहत जब मैकमोहन लाइन को डिफाइन किया गया था तो तवांग इंडिया के अंदर आ गया था। हालांकि चाइना ने इसको कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया। बाद में जब तिब्बत चाइना के अंदर में चला गया तो चाइना ने इंडिया के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया कि तवांग उसकी जगह है। हालांकि जब 1962 में सीनो इंडियन वॉर यानी कि इंडिया के चाइना का जब वॉर हुआ था, उस समय चाइना ने कुछ समय के लिए, ब्रीफ पीरियड के लिए तवांग को अपने कंट्रोल में कर लिया था। लेकिन जब उन्होंने सीज फायर किया तो वो वापस से इंडिया के पास आ गया। अभी पिछले हफ्ते की, ये कोई नई खबर नहीं है, पिछले हफ्ते की खबर है। यहाँ पे ऐसा हुआ कि कुछ चाइनीज सोल्जर वो इंडिया की टेरिटरी में घुस गए, जिसकी वजह से इंडियन सोल्जर्स ने उनको कैप्चर कर लिया और उनको डिटेन कर दिया गया। तो वो 5-7 घंटे उन्होंने अपने यहाँ पे रखा। उसके बाद जब ऑफिसर्स के बीच में बातचीत हुई तो उनको छोड़ दिया गया। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो बाउंड्री होती है वो प्रॉपर तरीके से डीमार्केटेड नहीं है। वहाँ पे परसेप्शन के ऊपर चलता है, मतलब वो मानते हैं कि हमारी बाउंड्री इस यहाँ तक है, इंडिया मानता है कि हमारी बाउंड्री इस तरफ है। कोई डिमार्केशन फाइनल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाता है और इंडियन सोल्जर भी वहाँ चले जाते हैं, कई बार चाइनीज सोल्जर यहाँ पे आ जाते हैं। हालांकि चाइनीज सोल्जर जानबूझ के ही आते हैं। तवांग एक बहुत फेमस एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। अगर लाइफ में कभी मौका मिले तो जरूर जाना, देखें कि सीनरी कितनी खूबसूरत है। तो ये है थोड़ा सा तवांग वाला यहाँ पे इशू। ठीक है, कई बार पूछ सकता है एग्जाम में कि तवांग कहाँ पे बिलोंग करता है, तवांग कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है भैया, बहुत फेमस। इवन जब 1959 में जब दलाई लामा आए थे इंडिया में, वो भी तवांग के थ्रू ही आए थे। ठीक है, चलिए आगे कहता है कि 31 फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर गेट लेटरल एंट्री इनटू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। देखिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एंट्री करने का मतलब क्या होता है कि आप बाबू बन गए हो। जो IAS IPS IRS होते हैं ये सब बाबू लोग ही तो होते हैं, है ना, जो ऑफिसर्स होते हैं मिनिस्ट्री के अंदर। अब बाबू बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको UPSC का एग्ज़ाम ही क्लियर करना पड़ेगा, जैसा आप सब लोग तैयारी कर रहे हो। आप प्राइवेट कंपनी में भी बाबू अगर आप काम करते हो बहुत लंबे समय तक, आप बाबू बन सकते हो। यानी कि आप जॉइंट सेक्रेटरी बन सकते हो, आप डायरेक्टर बन सकते हो, आप एडिशनल डायरेक्टर बन सकते हो किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर में। इसे कहा जाता है लेटरल एंट्री, जब प्राइवेट सेक्टर से बाबू लोग सरकार के अंदर एंट्री करते हैं। ओके, और ये कोई नया नहीं है, ऐसा नहीं है कोई पहली बार हो रहा है, ऐसा बहुत पहले से भी होता है। हालांकि सरकार अभी इसको थोड़ा सा 2018 के बाद सरकार ने इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है, और इसीलिए शायद सरकार जो है कम वैकेंसी भी निकालती है UPSC के थ्रू, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर से ले लेंगे। अगर आप पहले की बात करो, पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर से बाबू बन गए थे, मतलब मिनिस्ट्री के अंदर एंट्री हो गई थी। अगर 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे मनमोहन सिंह है ना, बाद में हमारे PM भी बने, तो मनमोहन सिंह भी लेटरल एंट्री के थ्रू ही एंट्री किया था उन्होंने। मोन्टेक सिंह आहलवालिया उन्होंने भी एंट्री किया था, विजय केलकर, ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन अभी ये रिसेंटली जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया गया है। तो जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है DOPT ने उसको UPSC को बोला था कि आप वैकेंसी निकालिए। फाइनली 2020 में UPSC ने वैकेंसी निकाली थी अपनी वेबसाइट के ऊपर लेटरल एंट्री के लिए। उसमें बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन भेजी थी, 295 एप्लीकेशन भेजी थी जॉइंट सेक्रेटरी के लिए, 1247 एप्लीकेशन आई थी डायरेक्टर के लिए, 489 वैकेंसी आई थी यहाँ पे डेप्यूटी सेक्रेटरी के लिए। देखिए कितनी मारामारी है, हर जगह इंडिया में सरकारी नौकरियों के लिए मारामारी है, क्योंकि इसमें पर्क्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, पावर भी आपके हाथ में होती है। अब प्राइवेट सेक्टर में इतनी पावर थोड़ी होती है जितनी सरकारी महकमे में होती है। फाइनली 231 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया,
जिनमें से 31 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया गया आफ्टर इंटरव्यू। तो अभी देखिए 31 लोगों को प्राइवेट सेक्टर से सरकारी महकमे में एंट्री दे दी गई है। और ये परमानेंट नहीं होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है, 3 साल के लिए 5 साल के लिए, ये आपको समझने की बात है। लेकिन अगर आप बाबू नहीं बन पा रहे हो, अगर आपका यूपीएससी एग्जाम क्लियर नहीं होता है, उसके बावजूद भी अगर आपको बाबू बनना है तो दिल मत हल्का कीजिए, आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कीजिए बहुत सालों तक, लेकिन आपका प्रोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जैसे मनमोहन सिंह का था, विजय केलकर का था, है ना, जयराम रमेश का था। इतना स्ट्रॉन्ग अगर आपका प्रोफाइल होगा ना प्राइवेट सेक्टर में, तभी आप बाबू बन सकते हो। लेकिन आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने चाहिए कहीं ना कहीं, कहने का मतलब ये है। चलिए आज का एडिटोरियल क्या कहता है न्यू डेंजर्स इन कश्मीर। कश्मीर में यू वेरी वेल नो, बहुत अनफॉर्चुनेटली कश्मीर के अंदर टारगेट करके जो है वहाँ पे जो कश्मीरी पंडित्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो वो थोड़ा सा इसका बारे में इशू है। खैर बहुत ज़्यादा अगर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो कश्मीर के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उसके बारे में आपको एग्ज़ाम के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज जीएस पेपर 3 से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं एमसीक्यूज़ की। जो परसों आपको वीडियो हमने बनाई थी उसमें ये सवाल आपसे पूछा गया था, और आज की वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका डिटेल्ड आंसर आपको मिल जाएगा। कम्युनिटी टैब में भी जाके आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। आज के लिए जो एमसीक्यूज़ है वो आपके सामने है। पहला एमसीक्यू कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट एक्सरसाइज आर हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड यूके। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, अजय वॉरियर, पैसेक्स, कोंकण और गरुड़ा। इनमें से आपको चूज करना है ए, बी और सी में, डी में से। तो अगला जो एमसीक्यू है वो बिल्कुल करंट बेस्ड है। क्या कहता है कि ताइवान के एयर डिफेंस के बारे में है, क्योंकि ताइवान के रिलेशन चाइना के साथ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और चाइना ताइवान के एयर स्पेस के अंदर भी डिस्टर्बेंस कर रहा है। यूएसए का एंगल भी यहाँ पे आता है। तो इस स्टेटमेंट को आप अच्छे से पढ़िए और इसको कमेंट सेक्शन में आंसर देने की कोशिश कीजिए। कल जो हम लोग वीडियो बनाएंगे उसके कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर दे दिया जाएगा। आप कम्युनिटी टैब में भी जाके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए क्या कहते हैं एट होम विद कारपेट साहेब। ये एक एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हल्का सा फिर भी आपको बता देता हूँ किस बारे में बात कर रहे हैं। देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसको कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। ये एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है। एक तो आपको मैं ये बता दूँ उत्तराखंड में पड़ता है। रामगंगा जो रिवर है वो यहाँ से निकलती है, ठीक है। जो नैनीताल है वहाँ पे रामगंगा, जो रामनगर जो है जगह, वहाँ पे पड़ता है ये। एक्चुअली इसका नाम चेंज करने की बात चल रही है, जिम कॉर्बेट का नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क रखने की बात चल रही है। तो ये जो मिस्टर कॉर्बेट थे उनके बारे में ही थोड़ी सी ये कहानी इन्होंने बता रखी है। इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी, जैसे मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, द टेम्पल टाइगर, इस तरह की बुक्स इन्होंने लिखी थी। तो इसके अंदर पूरे के अंदर यही आर्गुमेंट दिया गया है कि क्या जो कॉर्बेट साहिब थे, मतलब जिम कॉर्बेट जो नाम के इंसान थे, वो उनका क्या रिलेशन था। एक्चुअली बाद में वो कीनिया में चले गए थे, लेकिन कीनिया से भी वो यहाँ के लोगों के साथ जो है अच्छे रिलेशन उन्होंने रखे। वहाँ के जो लोकल गांव वगैरह है ना, आज भी जिम कॉर्बेट की कहानियाँ वहाँ पे काफ़ी फेमस हैं। वो किस तरह के इंसान थे, वो टाइगर को हंट करते थे एंड ऑल दैट। लेकिन ब्रिटिशर्स को लेके जो पॉलिसीज़ थी ब्रिटिशर्स की इंडिया को लेके, वो उनको भी सपोर्ट करते थे। तो कहीं ना कहीं थोड़े से कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं। लेकिन जब इनका नाम यहाँ पे चेंज करने की बात चल रही है तो इसलिए थोड़ा इन्होंने आर्टिकल यहाँ पे लिख दिया। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है मैंने एक दो, वो तो आपको पहले से ही पता था। खैर आगे बढ़ते हैं। द मैन एंड द मूवमेंट, इसको आप छोड़ सकते हो। देखिए रविशंकर प्रसाद जी हैं, तो पूरा पॉलिटिकल ये आर्टिकल है, इसको आप कंप्लीटली छोड़ सकते हो, कोई खास हमारे लिए यहाँ पे है नहीं। उसके अलावा देखिए राम रहीम को जेल की सज़ा हो गई है, तो ये कोई खास हमारे लिए है नहीं। अगर आप में से कोई राम रहीम के भक्त हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन आई नो आप में से कोई भक्त होगा भी नहीं। खैर उसके अलावा प्रॉम्प्ट एक्शन इन द ईस्टर्न लद्दाख, टेस्टामेंट टू आईएएफ कम्बाट रेडीनेस। तो हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं मिस्टर वीआर चौधरी, ये देखिए इनको अभी थोड़े दिन पहले ये अपॉइंट किया गया था। इन्होंने कहा है कि ईस्टर्न लद्दाख में हमारी पूरी तरह से तैयारी है, अगर चाइना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उसका जवाब देने के लिए हम तैयार बैठे हैं, हमारे पास किसी जगह भी कोई भी कमी नहीं है। ठीक है, देखिए फिर से इन्होंने वही टाटा के डील के बारे में आज के एक्सप्लेन्ड सेक्शन में बताया हुआ, क्योंकि देखिए एक्सप्लेन्ड सेक्शन ही इंडियन एक्सप्रेस का सबसे बेस्ट सेक्शन होता है, जिसके लिए हम इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। फिर से इन्होंने वहीं पे रिपीटेड चीज़ें बताई गई हैं कि वाई वॉज टाटा एयर सोल्ड, क्यों बेचा गया था, सरकार ने इसको टेक ओवर कर लिया था। वाई वाजंट इट सोल्ड अर्लियर, पहले इसको क्यों नहीं बेचा गया, वो आपको मैंने पहले ही बताया, क्योंकि सरकार 76% ही शेयर दे रही थी। फिर उन्होंने बताया कि वाई इज़ द सिग्निफिकेंस फॉर द सेल, क्यों सिग्निफिकेंट है। देखिए इससे ना 2-3 चीज़ें मार्केट के अंदर संदेश जाता है।
पहला संदेश तो ये जाता है कि पीएम जो मोदी हैं उन्होंने कमिटमेंट किया है कि वो गवर्नमेंट का रोल धीरे धीरे इकोनॉमी के अंदर कम कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज कर रहे हैं। ये इन्होंने साफ साफ यहाँ पे इंडिकेशन दे दिया है। ऊपर से इन्होंने ये भी कहा है कि जो भी ऐसी सरकारी कंपनियां होंगी जो एफिशिएंट नहीं होंगी, जो नुकसान में चल रही हैं, अभी वो उनको और ज़्यादा एज अ बर्डन नहीं खींचने वाले हैं, तो उनको प्राइवेट सेक्टर को बेच के वो वहाँ से चले जाएंगे। तो ये इनका थोड़ा सा आर्गूमेंट है। उसके अलावा जो वही खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, पुरानी वाली इन्फॉर्मेशन दे रखी है। खैर, नोबेल पीस प्राइज की बात करते हैं। नोबेल पीस प्राइज टू इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हु स्टूड टू अप टू द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फाइनली नोबेल पीस प्राइज भी आउट हो चुका है। किसको मिला है? ये एक महिला है जिनका नाम है मारिया रेसा, ये फिलीपीन से हैं, और दिमित्री मुराटोव ये है रशिया से, और ये दोनों जर्नलिस्ट हैं। ठीक है, इनको मिला है। अगर आप इसके बारे में बताऊं तो मैं मारिया रेसा ने एक 2012 के अंदर एक वेबसाइट को फाउंड की थी जिसका नाम था रैपलर। तो कई बार एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते हैं, ठीक है, कि रैपलर जो वेबसाइट है वो रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये है क्या? तो बेसिकली एक बहुत इंडिपेंडेंट वेबसाइट है जो फैक्ट चेकिंग के ऊपर काफ़ी ध्यान देती है और फेक न्यूज़ को भी टैकल करती है। ये वेबसाइट काफ़ी फेमस है। इवन मारिया सोरा ने तो फेसबुक के अगेंस्ट में भी काफ़ी कुछ लिखा है कि कैसे फेसबुक की वजह से फेक न्यूज़ और वायलेंस जो है वो परपेचुएट किया जाता है, ऐसा इन्होंने लिखा है। उसके अलावा जो दिमित्री मुराटोव हैं, रशिया में यू वेरी वेल नो कि वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है भैया, मिस्टर पुतिन है, बड़े खतरनाक टाइप के इंसान है ना, वो करते रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी एक पोर्टल टाइप का बनाया था जिसे कहा जाता है नोवजा और गजेटा। ठीक है, ये नाम भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो। काफ़ी साल पहले इन्होंने इसको बनाया था। ये भी एक तरह का वेबसाइट ही है, एक पोर्टल टाइप का है जो इन्होंने रशिया के अंदर बनाया था। खैर, तो इन दोनों को पीस प्राइज़ फाइनली यहाँ पे मिल गया है। नोबेल प्राइज़ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ कुछ पिछले 2-3 दिन की वीडियो में। कब स्टार्ट हुआ था, क्यों स्टार्ट हुआ था, कौन कौन सी कैटेगरी में इसको दिया जाता है, कितना प्राइज़ इसके लिए दिया जाता है। केमिस्ट्री फिजिक्स में ऑलरेडी मिल चुका है, लिटरेचर में भी मिल चुका है, राइट। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता चुका हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बताओगे? आपको यह बताना है कि इंडिया में कौन से ऐसे इंसान थे जिसको सबसे पहले नोबेल प्राइज़ दिया गया था और वो क्यों दिया गया था, वो आपको मुझे बताना है। बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन सिंपल सवाल ही कई बार एग्जाम में जो है हम लोगों को करने में दिक्कत आ जाती है, ऐसा देखा गया है। खैर, आगे कहते हैं कि ग्लोबल डील टू एंड टैक्स हेवंस मूव अहेड ओवर द 130 नेशंस बैक 15%। देखिए, अभी बहुत सारी न्यूज़ चल रही थी टैक्स हेवन को लेके। पेंडोरा पेपर बड़ा ज़्यादा लीक हुए हैं, तब मैंने आपको बताया था कि टैक्स हेवन क्या होते हैं। टैक्स हेवन वो कंट्री होती है जहाँ पे टैक्स के रेट्स बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, ऑलमोस्ट ज़ीरो होते हैं। इसलिए बहुत सारी फॉरेन जो कंपनीज होती हैं वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाती हैं, और क्योंकि उनको वहाँ पे टैक्स देना नहीं पड़ता, इसलिए कि बहुत सारा टैक्स वो इवेड कर देती हैं, बचा लेती हैं। जैसे मान लो फेसबुक की अगर बात करो, फेसबुक की जो रियल जो कंपनी है, हेड ऑफिस है इसका, वो हांगकांग के अंदर रजिस्टर्ड है, हांगकांग में। लेकिन फेसबुक का बिजनेस तो इंडिया में भी है, फेसबुक का बिजनेस तो यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है। फेसबुक जो टैक्स पे करती है वो करती है हांगकांग के अंदर, किसी और के अंदर भी हो सकता है, लेकिन इसका मेजरली जो इनकम होती है वो होती है इंडिया से, अमेरिका से। इस तरह से हांगकांग अपने टैक्स को बचा लेता है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज के एग्जांपल देखे जाते हैं जो उन कंट्रीज में अपना ऑफिस बना लेते हैं जहां पे टैक्स की रेट्स बहुत ज़्यादा कम होती हैं। खैर, तो पूरी दुनिया ने अमेरिका की लीडरशिप में इस बात को नोटिस किया और इन्होंने कहा कि टैक्स हेवन की वजह से बहुत सारा टैक्स जो है बचा लिया जाता है, कंट्री को नुकसान होता है। फाइनली इन्होंने एक मिनिमम टैक्स की बात की है, मतलब 15% इन्होंने लिमिट रखी है कि कोई भी कंपनी हो भैया, चाहे आपका ऑफिस जहां मर्जी हो, जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हो वहां पे आपको 15% देना ही पड़ेगा। आर गेटिंग दिस पॉइंट? जैसे मान लो आप एग्जांपल ले सकते हो टाटा का। अब टाटा कंपनी का मेजर फंक्शन जो है वो इंडिया के अंदर है। अगर कल को टाटा कंपनी अपने आप को हांगकांग के अंदर रजिस्टर्ड कर लेती है तो उसका अपना टैक्स हांगकांग में देना पड़ेगा, इंडिया में नहीं देना पड़ेगा। लेकिन 15% मिनिमम टैक्स होने के बाद उसको अपना टैक्स इंडिया में भी देना पड़ेगा जहाँ पे वो फंक्शन करती है। तो अमेजोन, फेसबुक, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनी है अभी वो टैक्स नहीं बचा पाएंगी। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स अभी उन कंट्री के अंदर भी आएगा जहां पे वो ऑपरेशन करती हैं। तो टैक्स हेवन के लिए बड़ा ही एक खतरा है। इस बार अनफॉर्चुनेटली जो पेंडोरा पेपर्स हुए हैं उसमें सचिन तेंदुलकर का नाम भी आया है भैया, पूरा एकदम प्रूफ के साथ। तो भैया जो बाहर से दिखता है ना, एक्चुअल में वो होता नहीं है।
दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, और हम जैसे लोगों का पागल बना दिया जाता है ना, एक इमेज क्रिएट कर दी जाती है। सचिन तेंदुलकर के केस में बोल रहा हूँ, हम सब उनको जानते हैं, फ़ैन हैं उनके, बहुत इज्जत करते हैं, भारत रत्न तक मिला है, उसके बावजूद भी अगर इस तरह के इंसान का नाम ऐसी एक्टिविटीज़ में आता है तो भैया फिर तो राम ही भरोसे देश चल रहा है। खैर, टाटा एयर के बारे में फिर से वही बात इन्होंने की है, वही घुमा फिरा के आज इन्होंने पूरा, देखें यहाँ पे भी इन्होंने टाटा के बारे में बात कर रखा है, जो कोई खास चीज़ है नहीं, वही बार बार उसको ही रिपीट किए जा रहे हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल न्यूज़ हो सकती है लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर, आरबीआई सेट टू स्टॉप जी सैप ऑपरेशन। देखिए जी सैप का मतलब क्या होता है, जी सैप का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके यूज करके सरकार पैसा जनरेट करती है, मार्केट से पैसा बोरो करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करके। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ नहीं होता है, पीस ऑफ पेपर होता है जिसके ऊपर सरकार की जो है वो सील वगैरह लिखी होती है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है। जो भी इंसान इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदता है वो इंसान सरकार को पैसा देता है, लेकिन मैच्योरिटी पीरियड होने के बाद सरकार उससे ये सिक्योरिटी वापस ले लेती है और इसको पैसा दे देती है। तो सरकार ने क्या किया, अभी जो है जी सैक ऑपरेशन को बंद करने का सरकार ने फैसला लिया है, आरबीआई ने बेसिकली। हालांकि सरकार करती सरकार है, लेकिन आरबीआई एक्चुअली इसको आरबीआई करता है सरकार के बिहाफ पे, क्योंकि आरबीआई जो है वो सरकार का बैंकर होता है। तो ये जो लेन देन चलता रहता है सिक्योरिटीज़ का, ये लगातार चलता रहता है। जब पैसा सरकार को अरेंज करना रहता है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इशू कर देता है, जब सरकार को पैसा खींचना होता है मार्केट से वो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वापस परचेज कर लेता है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे हैं। जैसे मान लो सरकार को 100 करोड़ रुपीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, मान लो 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो सरकार क्या करेगी, 10 करोड़ रुपीज़ की सिक्योरिटी इशू करेगी। अब जो भी आदमी इंसान इसको खरीदेगा तो वो सरकार को तो पैसा देगा। अब इससे होगा क्या, सिक्योरिटी इशू करने से मार्केट के अंदर पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि वो पैसा भी सरकार के पास चला गया है या आरबीआई के पास चला गया है। लेकिन सरकार को जब पैसा मार्केट के अंदर डालना होता है तो सरकार क्या करती है, वो लोगों से सिक्योरिटी परचेज कर लेती है और लोगों को पैसा दे देती है। और उससे क्या होता है, उससे मार्केट के अंदर पैसा आ जाता है, पैसा आता है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है ना। वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ये बिल्कुल हार्डकोर एक इकोनॉमी का टॉपिक है। जो मॉनेटरी टूल्स होते हैं आरबीआई के, जैसे सीआरआर, एसएलआर एंड ऑल दैट, उसके बारे में पूरा है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है एंड ऑल दैट, ट्रेजरी बिल क्या होता है, वो एकदम हार्डकोर इकोनॉमी का टॉपिक है। अगर आपको इकोनॉमी के बारे में कुछ पता है, बेसिक बेसिक चीज़ें, तभी आप इस तरह के आर्टिकल को समझ पाते हो, अदरवाइज समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। खैर, तो ये था आज का पूरा हमारा द इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। कोशिश करेंगे आपके लिए द हिंदू का भी लेके आएँ, क्योंकि कई दिन से ब्रेक आ गया था। आजकल थोड़ा तबीयत भी डाउन चल रही है और थोड़ा बिजी चल रहा हूँ क्लासेस को लेके, इसी वजह से नहीं ला पा रहा हूँ रेगुलरली। लेट्स होप कि जल्दी ही ये सिचुएशन जो है दूर हो जाए और हम लोग आपके लिए रेगुलरली न्यूज़पेपर लेके आते रहें। चलिए, दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।